जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। इंडियन इकोनॉमी को लेकर हमारे सामने कुछ ऐसे न्यूज़ आई है जो कि क्वाइट शॉकिंग है। इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024-2025 सबसे लो रहा है, सबसे नीचे रहा है और ये रहा है 6.5% एनुअली, जबकि इसके जो चौथा क्वार्टर था उसमें परफॉर्मेंस 7.4% रही। यानी कि प्रोडिक्शन ये की गई थी कि परफॉर्मेंस ओवरऑल कम कर रहेगी, लेकिन फिर भी चौथे क्वार्टर में परफॉर्मेंस ज़्यादा रही और उसने बीट किया सारे प्रोडिक्शंस को। फिर भी हम 7% को टच नहीं कर सके और ये 4 साल में सबसे कम है कोविड के बाद। प्रायर टू कोविड प्रोडक्शन अच्छा था, कंजम्पशन अच्छा था, इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। फिर कोविड आया तो इकोनॉमी ने नेगेटिव परफॉर्म करना शुरू किया, नेगेटिव रिजल्ट सामने आए। फिर जब कोविड फेज गया उसके बाद से इकोनॉमी दोबारा बाउंस बैक किया और दोबारा से होपिंग ग्रोथ हमको देखने को मिली, ईयर ऑन ईयर एक प्रोग्रेशन देखने को मिला। लेकिन अब इस साल जो रिज़ल्ट आए हैं वो काफ़ी शॉकिंग रहे। 6.5% ग्रोथ रेट काफ़ी चिंताजनक है। 6.5% ग्रोथ रेट के पीछे बहुत सारे कारण हैं। देयर आर मैनी थिंग्स एट्रीब्यूटेड टू दिस फिगर, क्योंकि ग्लोबली जो डिमांड थी उतनी ज़्यादा रही नहीं। हमारा जो एक्सपोर्ट था उतना कम था, स्लगिश था, इतना अच्छा होपिंग हमें रिस्पांस मिल नहीं रहा था। इंडियंस प्रोडक्शन, इंडियंस डिमांड, कंजम्पशन ये सब बहुत कम थे, इसलिए हमारा जो रिज़ल्ट आया वो ऐसा आया। फिर भी जो चौथा क्वार्टर था 2024-25 का, जो कि जनवरी से लेकर मार्च तक रहता है, उसमें इसने अच्छा परफॉर्म किया और 7.4% का ग्रोथ रजिस्टर किया। लेकिन तब भी ये 7% को मार्क को टच नहीं कर पाया। आप सभी को पता है कि जीडीपी कैलकुलेशन का अपना फार्मूला होता है और वो होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और इसमें हम ऐड करते हैं नेट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स का। इनका क्या डेटा आया उसके थ्रू हम जान पाते हैं कि जीडीपी हमारी कितनी है, उसकी क्या शक्ल सूरत है और कैसे परफॉर्म कर सकती है इन फ्यूचर। ऐसे और भी कारण हैं जिसके कारण हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी कम रही। एक तो आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो अभी बढ़ा के रखा हुआ है। करंटली ये 6% है। 9 अप्रैल 2025 में इसका रेट 6.25% था। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई, फिर भी ये ज़्यादा है, जो कि इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को हर्ट करता है। रेपो रेट आप सभी जानते हैं, ये वो रेट होता है जिसमें सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लेंड करता है पैसे। अब यदि ज़्यादा रेपो रेट होगा तो बैंक भी हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, जो कि अवॉइड करेगा इन्वेस्टमेंट प्लान को, कंजम्पशन प्लान को। इसलिए चाहिए ये कि आरबीआई अपना जो रेपो रेट है उसको कम करे। और संभावना ये है कि अगली मीटिंग जो आरबीआई की होने वाली है उसमें शायद 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जाए और तब रेपो रेट गिरकर 5.75% हो जाए। रेपो रेट इसलिए बढ़ा जाता है ताकि स्पेंडिंग को, कंजम्पशन को कंट्रोल किया जा सके, इन्फ्लेशन को कूल ऑफ किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि वो अपने एक्सीडिंग लिमिट से ऊपर ना जा सके। हमने जो इन्फ्लेशन की दर है उसको 6% ±2 में रखा हुआ है ताकि इससे ऊपर न जाए। इसीलिए एक टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करता है आरबीआई। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बदल रही है, धीरे धीरे एग्रीकल्चर सुधार आ रहा है, एक्सपोर्ट देखने को बढ़ रहा है। और जो रिज़ल्ट आए हैं अभी हाल ही में कि इंडिया हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी, ये इंडिकेट करते हैं कि अब आरबीआई को चाहिए कि धीरे धीरे अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें थोड़ा शिफ्ट लाए और एक बेटर मॉनेटरी पॉलिसी हमारे सामने लाए। यानी कि जो रेपो रेट्स हैं, दूसरे इंडिकेटर्स हैं, उनमें थोड़ा सा कमी लाए ताकि लोग इंटरेस्टेड हों इन्वेस्टमेंट में, लोग इंटरेस्टेड हों कंजम्पशन में, खरीदारी करने में, जिससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का नेशनल अकाउंट्स डिवीज़न ये सारा डेटा हमारे लिए कलेक्ट करता है और हमारे लिए प्रेजेंट करता है। डेटा एक्चुअली 2 महीने बाद आते हैं ताकि जो एडजस्टमेंट हो, जो भी कमी हो उसको सुधारा जा सके और रियल डेटा सामने लाया जा सके। जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो तो 9.2% है, लेकिन जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% है। अब इस 6.5% के साथ हम वो नहीं सोच सकते जो हमने सोचा था कि हम 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। इसके लिए इसे कम से कम 8-9% हर साल होना होगा और अगर बढ़ता है तो आगे अच्छा। हालांकि आफ्टर कोविड इकोनॉमी ने बाउंस बैक किया और अच्छा रिजल्ट हमें दिया, लेकिन बीच में टैरिफ वार, यूक्रेन रशिया वार,
मिडिल ईस्ट क्राइसिस और फिर इंडिया पाक के एस्केलेशंस ने इन सारी समस्याओं को जन्म दिया, जिसके कारण जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो उतनी डिज़ायरेबल रही नहीं और एक एवरेज ग्रोथ रेट हमको देखने को मिली। फिर भी अच्छी बात यह है कि जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव ग्रोथ रेट नहीं है। लेकिन अब जिस हिसाब से इंडियन इकॉनमी बढ़ रही है, जिसका उसका स्टैचर है, जो उसका वजन है, जो उसकी वॉल्यूम है, जो उसकी सिग्निफिकेंस है, उसमें 6.5% की ग्रोथ रेट इतनी डिज़ायरेबल हो नहीं सकती। कम से कम 8% प्लस ग्रोथ रेट यदि हर साल रहे तो हम आसानी से पा सकते हैं वो फीट जो हमने सोचा है कि हमें थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बननी है। दूसरी इकॉनमीज़ जैसे कि जापान, ब्रिटेन, यूएस, चाइना, ये अब डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं। एक समय उनका था लेकिन वो फेज़ अब जा चुका है। अब मोर प्रॉमिसिंग इकॉनमी इंडिया है, कुछ हद तक आप चाइना कह सकते हो। जर्मनी भी फॉल बैक करेगा क्योंकि वहाँ पर भी वैसी प्रोडक्शन, वैसी स्पेंडिंग रही नहीं। और यूरोप का जो एरा था, शाइनिंग एरा, वो भी अब जा चुका है। तो हमें अब चाइना से टक्कर लेनी है इन द मैटर ऑफ इकोनॉमी, तो हमें अपना इकोनॉमी साइज को बढ़ाना होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी होगी। लेकिन गवर्नमेंट हर जगह स्पेंड करेगी नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो आपने देखा किस प्रकार से प्राइवेट डिफेंस कंपनीज़ के हार्डवेयर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो इसी तरीके से दूसरे सेक्टर्स में भी यदि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, बी इट फार्मा, बी इट डिफेंस, बी इट IT और एनी अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो यहाँ पर आप एक अच्छा होपिंग रिजल्ट देखने को पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आप इंडियन इकोनॉमी को एक नेक्स्ट लेवल पर पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है और हमारे लॉन्गर जो प्लान्स हैं उसको यही फुलफ़िल कर पाएगा। हमको 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बननी है। 2047 तक यदि एक डेवलप्ड इकोनॉमी को तौर पर हमें आगे आना है तो फिर इन सारे सेक्टर्स में लगातार काम करना होगा, जिसके लिए सस्टेन्ड ग्रोथ की ज़रूरत है और ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आसानी से हो। इसके लिए FDI लगातार आनी चाहिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लगातार आनी चाहिए। लेकिन इसमें भी ज़्यादा फोकस हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देना होगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि इंडिया शिफ्ट करे फ्रॉम सर्विस टू मैन्युफैक्चरिंग। यूजुअली कोई इकॉनमी जब आगे बढ़ती है तो उसका फेस ऐसा होता है कि पहले वो शिफ्ट करती है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन टू सर्विस सेक्टर। लेकिन इंडिया लीपफ्रॉग्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस। हमने मैन्युफैक्चरिंग पर इतना ध्यान दिया नहीं। अपने टोटल GDP का जो साइज है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है उसको बढ़ाना होगा, साथ ही साथ सस्टेन एग्रीकल्चर की ग्रोथ को भी देखना होगा, ताकि यदि ज़रूरत पड़ने पर हमें फूड ग्रेन्स, फूड सिक्योरिटी की कोई दिक्कत हमें ना हो। ये सब अगर हम कर पाए तो एसेंशियली हम एक बेहतर इकोनॉमी की कल्पना कर सकते हैं। मेक इन इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट देना होगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान देना होगा और वो सेक्टर्स जो अनटैप्ड रहे, अभी भी जो अनछुए रहे हैं, जो कि बेटर रिजल्ट हमें दे सकते हैं, उन पर ध्यान देना होगा। तब हमारी इकोनॉमी एक ऐसा रिजल्ट देगी जो कि हम सही में चाहते हैं, जो कि हमें एक टॉप लेवल पर ले जा सके। इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स हैं की ज़रूरत है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स, प्राइवेट प्लेयर्स, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और दूसरे जो भी इसमें इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स हैं वो साथ आएँ और एक कोशिश करें कि एक इसको बूस्ट दिया जा सके। जो अभी स्लगिश 6.5% पर रुका हुआ है वो हमें एक बेटर रिजल्ट दे जब हम फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात कर रहे होंगे। तो इसके लिए अभी से काम करना होगा और सभी स्टेक होल्डर्स को कलेक्टिव मैनर्स में सस्टेन्ड एफर्ट्स लगाने होंगे, जो कि बेटर रिजल्ट्स हमें देंगे। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। ये न्यूज़ बहुत सिग्निफिकेंट है। इंडियन इकोनॉमी की फ्यूचर यहीं से डिसाइड होगी कि वाकई हम आसानी से पा पाएंगे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना, या फिर हमें अभी और इंतजार करना होगा। अगर यदि हमें इंतजार नहीं करना तो फिर फुल स्केल पर वर्क फुटिंग पर काम करना होगा, जिसके लिए सभी को साथ आना होगा। एंड वी होप ऐसा होगा, क्योंकि यदि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं तो हमें 2027 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने में कोई नहीं रोक सकता। लेट्स सी एंड वी होप फॉर द बेस्ट। ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन थी एंड आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स आपको जानने को मिले होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को प्रोपोगेट कीजिए, एजुकेट कीजिए लोगों को, ताकि लोग समझ सके इंडियन इकोनॉमी की करंट कंडीशन और क्या फ्यूचर चैलेंजेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इंडियन इकोनॉमी के सामने हैं,
जिससे हम पहुंच सकते हैं इनटू द क्लब ऑफ टॉप 5 इकोनॉमीज वेरी शॉर्टली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।